उसके समर्थन में लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, कई जगहों से तस्वीर देखी। अब लखनऊ में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इससे पहले वेनेजुएला का जिक्र कर रहे थे, तो क्या ट्रंप ईरान को वेनेजुएला समझने की यहाँ पर गलती कर बैठे? क्योंकि अगर वो ये सोच रहे थे कि इस तरह से हमला किया जाए तो क्या पता समझौता हो सकता है या फिर ईरान पीछे हट सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ। नहीं, अब देखिए, ये तो बिल्कुल वो समझौता करने के मूड में नहीं थे। समझौता की बातें काफी महीनों से, काफी सालों से बिल्कुल चली आ रही थी। नहीं तो पहला अटैक जो है वो खामेनेई के घर पे नहीं होता, बिल्कुल। पहला अटैक कंट्री के किसी और कोने में होता। हाँ। तो और समझौता करने की बात कुछ 2 महीना पहले हुई थी, जब जब हैमर बम गिराया गया था ईरान की न्यूक्लियर साइट पे। जी। तभी खामेनेई को आगे बढ़ करके अपने अपने सिटीजन्स के लिए ये समझौते की बात करनी चाहिए थी। हाँ। वो बातचीत तो कर रहे थे या बातचीत का ढोंग कर रहे थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं एक वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बताने की कोशिश की कि न्यूक्लियर बम प्रोग्राम हम बंद कर रहे हैं। अब इसमें बात ये भी आती है कि वेनेजुएला और ईरान का केस अलग है। वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर बम की कोई ऐसा क्लू नहीं था, न्यूक्लियर बम की कोई ऐसे इनरिच मटेरियल्स नहीं थे। वेनेजुएला के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं थी जो ईरान के पास है। तो वेनेजुएला से ज्यादा ही मजबूत केस में ईरान है। और वेनेजुएला के पास कोई ऐसा टेररिस्ट नेटवर्क नहीं था, जो टेररिस्ट नेटवर्क आप कहिए हमास, हुती, हिजबुल्ला, जो टेररिस्ट नेटवर्क ईरान के साथ है। तो ऐसे में ईरान की स्थिति वेनेजुएला से बहुत इतर है। वे ईरान में जो सुप्रीम लीडर के समर्थक हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में है। और अभी आपने दिखाया कि कैसे उसकी लखनऊ में उनकी शोक सभा की जा रही है। तो खामेनेई सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, वो एक सिया कम्युनिटी के ग्लोबल लीडर थे। तो जो ग्लोबल जो सिया जो कम्युनिटी है उसके जो एक कनेक्ट्स हैं, उसके कारण उनकी एक लार्जर एक सिंपैथी थी लोगों की उनके साथ, लार्जर एक अप्रूवल था उनके साथ। वो चीज वेनेजुएला के लीडर के साथ नहीं थी। इसलिए खामेनेई जो है वो मादुरो से काफी अलग थे और उनकी ग्लोबल पर्सनालिटी थी। चेक जी का रुख कर लेते हैं अभिषेक जी। अब इराक में भी देखिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इराक में बड़ी संख्या में लोग अब सड़कों पर उतर आए। देखिए, इराक हो या इंडिया हो या और भी रीजन के और भी कंट्रीज हैं, जहां जहां भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो आएंगे, शोक सभा करेंगे, वो अपना एक रोष प्रकट करेंगे। क्योंकि ये कनेक्ट था, एक रिलीजियस कनेक्ट था उनका सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ। लेकिन बात यह है कि इन लोगों को यह भी तो समझना होगा ना कि सुप्रीम लीडर किस चीज के लिए लड़ रहे थे। वो क्या ईरान की संप्रभुता के लिए लड़ रहे थे या न्यूक्लियर बम बनाने की जिद में खड़े थे? अगर न्यूक्लियर बम की जिद के लिए वो खड़े थे, तो न्यूक्लियर बम को तो ग्लोबल कम्युनिटी ने, सबने माना है कि न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से उनकी कंट्री की इकोनॉमी थी, उस हिसाब से तो उन्हें कंट्री के इकोनॉमी पे, लोगों के हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ना कि न्यूक्लियर बम बनाने के उस पे जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से हुई है। ज्यादा गलती मैं ये कहूंगा कि ईरान ने बिल्कुल ये 10-15 सालों से चल रहा था। जेसीपीओए आपने सुना होगा। जेसीपीओए एक ग्रुप था जो आईएईए और यूरोपियन पावर्स और यूनाइटेड नेशन के उसमें कई प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व थे। और उन्होंने ऐसी कोशिश की थी कि 2015 से ये बातचीत 2015 में ये बातचीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पे थी और वहां से ये निगोशिएशन फेल होता रहा हमेशा। तो ये सीरीज ऑफ निगोशिएशन हुई थी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए। ईरान ने नहीं माना। इसके हिंट्स भी दिए थे अमेरिका ने कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, उसके साइट्स पे अटैक हुए, फिर भी ईरान ने नहीं माना। अभी बातचीत चल रही थी, फिर भी उस बातचीत में उनका यह कहना था कि नहीं जी, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम तो नहीं रोकने वाले हैं और आपको जो करना है करिए, आप हमारे ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। इस तरह की जो निगोशिएशन है, आपको डिप्लोमेसी में एक कदम पीछे हटना पड़ता है अगर आपको एक लंबी छलांग लगानी है। तो वो कहीं ना कहीं समझदारी मुझे दिखती है कि ईरानियन स्ट्रैटेजिक जो लोग थे, जो कम्युनिटी थी, उसमें वो एक समझदारी नहीं दिखी, जिस कारण से आज ईरान इस मुहाने पे खड़ा है, एक अच्छा सुंदर सा प्रोग्रेसिव देश जो आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उसकी इकोनॉमी बद से बदतर हो गई है। वहां के लोग इस साए में जी रहे हैं जहां पर अटैक हो रहे हैं। और ये सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगा, इसका प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगी, इसका प्रभाव उस रीजनल पीस पे पड़ेगा। और इसके जद में यूएई, सऊदी, इराक, कतर, ये सारे देश आएंगे और इजराइल और अमेरिका
मिल करके इन्हें और ज्यादा सप्रेस करने की ठीक है कोशिश करेंगे। और अभिषेक जो जी, मैं लौटती हूँ डोमिनेंस आपके में जो पास। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए, कुवैत मिल रही है। अब कुवैत में यूएस अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है, दोहा में भी तेज धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर ये हमले यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि किस तरह से एक के बाद एक जो देश थे उनको निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया था। अब अमेरिकी जो नेवल बेस है अब उन पर जो था सीधा हमला अटैक किया गया। तो कहीं ना कहीं वही स्थिति आज भी बनी हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब ईरान को जब तक कोई बड़े पावर ये एश्योर ना कर लें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला नहीं होगा, वो रुकने वाले नहीं है। वो एक सुसाइड बॉम्बर के स्थिति मेंटालिटी में चले गए हैं और वो उन सभी जगहों को टारगेट करेंगे, मिडिल ईस्ट में स्पेशली, जहां जहां अमेरिका का अड्डा रहा है। और उन्होंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं है कि ये अनअनाउंस्ड अटैक है। जब सुप्रीम लीडर खामेनेई जिंदा थे तब भी उन्होंने कहा था कि जो भी देश मिडिल ईस्ट के अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं या अमेरिकी बेस है वहां पर, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज वो हो रहा है, क्योंकि वो वही बेस है जहां से ईरान पर हमला हो ठीक रहा है है। अभिषेक तो जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, आप बताइए, क्योंकि इससे पहले हम लगातार ये बात कर रहे थे कि अब तो और भी ज्यादा अब जो बड़े हमले हैं वो ईरान की तरफ से किए जाएंगे, जिसका जो था एग्जाम्पल उसने पहले ही दे दिया था, और अब बताया जा रहा है कि इजराइल में हमला किया गया है ईरान की तरफ से। हाँ, ये मैं पहले भी कह रहा था कि जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उन्हें हमला झेलना पड़ेगा, पहली चीज। और ये देखिए, ये हमला अगर एक हफ्ता चल गया तो ये भयानक नुकसान पहुंचाएगा और ये एक रीजनल वॉर में तब्दील होगा। इसमें एक बात और भी हमें देखनी होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक नहीं होगा। ये कई है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिस जिस देशों में घुसे हुए हैं वो वहां पे लोकलाइज भी अटैक करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिसाइल अटैक नहीं होगा, ये सुसाइड बॉम्बिंग की स्थिति की तरफ जाएगी। ये ओपन फायर होगा देशों में। भारी जानमाल का नुकसान होने की पूरी संभावना है इसमें। और जो भी देश आज ईरान के इस रीजन में ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं या उनके देश से अमेरिकी बेस अटैक कर रहा है, अमेरिकी बेस से अमेरिकी मिसाइल से अटैक हो रहा है, उन्हें इसके परिणाम मुझे लगता है भुगतने होंगे। हो सकता है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे अब इस चीज से बचने के लिए, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान और दूसरे देशों के बीच में नहीं है। जी, मैं अब आपको रोक लीजिए। अब क्या ये कहा जा सकता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो चुका है? किसी भी ऐसे युद्ध में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा, ऐसी कभी स्थिति नहीं थी कि वापसी का रास्ता बंद हो जाए। ऐसे जरूर है कि ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसी देश का मामला नहीं है। यहाँ जो ईरान है, जो सुप्रीम लीडर खामेनेई है, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे। और रिलीजियस लीडर होने के नाते एक रिलीजियस कनेक्ट जो है वो रीजन के भी बियॉन्ड जाता है, वो कंट्री के भी बियॉन्ड जाता है। तो एक जो उनके लिए सिंपैथी है, ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो ये तेहरान की तस्वीरें भी अपने